तो कहानी की शुरुआत मार्क नाम के एक स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर से होती है, जो अपने घर में बैठा अपनी दूसरी साथी एम्बर से अपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात कर रहा था, जिससे कुछ ही समय में मार्क मर जाएगा। हालांकि उसके पास चॉइस थी कि वो अपने आखिरी समय में बीच पर बैठकर एंजॉय करते हुए मरे, लेकिन वॉल्चक नाम का एक बेलारूसी आतंकवादी जल्दी ही पूरे लॉस एंजलिस को ब्लास्ट करने की कोशिश करने वाला है। इसीलिए मार्क किसी भी हालत में उसे रोकना चाहता था। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब तक मार्क और उसकी टीम के पास वॉल्चक की शक्ल और इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। इधर वॉल्चक एक दुकान में आया हुआ था कि तभी अचानक से 3 लोग उसके पास आकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और उससे उन 100 मिलियन रूबल्स की चोरी के बारे में पूछने लग जाते हैं, जो वॉल्चक ने बेलारूस की एक कंपनी के साथ घपलेबाजी करके कमाए थे। तब वॉल्चक अपनी जान बचाने के लिए उन तीनों को अपने घर में लेकर जाता है, जिसके बेसमेंट में एक बड़ी सी तिजोरी रखी थी और वॉल्चक के हिसाब से वो सारे पैसे उसके ही अंदर थे। ये बात सुनने के बाद वो आदमी वॉल्चक से उस तिजोरी को खोलने को कहते हैं, मगर वॉल्चक तिजोरी खोलते ही फुर्ती से अपने आप को उसके अंदर बंद कर लेता है और बाहर दीवार पर लगे एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसके ब्लास्ट होते ही तिजोरी के बाहर खड़े तीनों लोग मारे जाते हैं। अब ब्लास्ट के बारे में अगले दिन मार्क को पता चलने पर वो भी इस जगह पर आता है, जहां पर एक ऑफिसर उसे वॉल्चक की एक तस्वीर देता है, जो तस्वीर उस ऑफिसर को मरने वाले 3 लोगों में से एक की जेब में से मिली थी। और अभी उस तस्वीर को देखते ही मार्क पहचान गया था कि यही वॉल्चक है। अब वैसे ये इस कहानी का दूसरा और आखिरी पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर अभी प्रेजेंट टाइम में मार्क को ये बात भी पता चलती है कि मरने वालों में से एक आदमी बेलारूसी काउंसिल जनरल की सिक्योरिटी का आदमी था, जो जानने के बाद मार्क अपने ऑफिस में जाकर अपनी टीम को इस बारे में सब कुछ बताता है। और सिक्योरिटी वाले बंदे के बारे में जानने के बाद टास्क फोर्स का हेड नेथन बेलारूसी काउंसिल जनरल एस्टपोव के पास जाकर उससे डायरेक्ट वॉल्चक के बारे में बात करने का फैसला करता है। लेकिन नेथन के एस्टपोव के पास जाने पर एस्टपोव नेथन से सीधे मुंह बात नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल गया था कि नेथन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके घर के कंप्यूटर में से डेटा चुराया था। इसीलिए अब नेथन को अपने ऑफिस में खाली हाथी वापस आना पड़ता है। मगर वापस आकर नेथन वॉशिंगटन के डेप्यूटी डायरेक्टर से बात करते हुए उससे एस्टपोव के ऊपर प्रेशर डालने को कहता है, क्योंकि बिना ऐसा करे एस्टपोव की मदद नहीं ली जा सकती थी। और अभी नेथन से इस मिशन की सारी गंभीरता को समझने के बाद डेप्यूटी डायरेक्टर उसकी मदद करने के लिए मान गए थे। तभी अचानक बेल नाम का ऑफिसर नेथन के पास आकर उसे एक बहुत ही खतरनाक खबर देता है कि गैलागर कंपनी का एक ट्रक उनके FBI ऑफिस के बाहर ही खड़ा हुआ है और उसके अंदर काफी सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल हो सकता है। ये बात सुनते ही नेथन और मार्क बाकी सबके साथ भागते हुए बाहर पहुंचते हैं और बॉम्ब स्क्वाड की मदद से ट्रक को खोला जाता है। लेकिन किस्मत से वो ट्रक खाली था और अंदर बस कैमरे लगे हुए थे, जिन्हें देखने के बाद मार्क समझ गया था कि पक्का वॉल्चक उन कैमरास की मदद से उनको देख रहा है। मार्क इस बार पूरी तरह से सही होता है, क्योंकि वॉल्चक सच में अपने वेयर हाउस में बैठकर उन सभी लोगों के मजे ले रहा था। खैर अभी उस ट्रक के बारे में पता करने पर मार्क की टीम को वॉल्चक के एक वेयर हाउस के बारे में पता चलता है, जहाँ पर सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल रखा हो सकता था। इसीलिए वो अपने साथियों के साथ रात में उस वेयर हाउस में जाता है, मगर उनके वहाँ पर पहुँचने से पहले ही वॉल्चक ने उस जगह पर से सारे एक्सप्लोजिव मटेरियल को हटा दिया था, जिसका मतलब कि अब वॉल्चक की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन अब वो लॉस एंजलिस में कब और कहां पर धमाका करेगा, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। तब नेथन सभी लोगों को घर जाकर बस 6 घंटे सोने के लिए कहता है, क्योंकि हो सकता था कि आगे वॉल्चक के पकड़े जाने तक उनमें से किसी को सही से सोने को ना मिले। इस पर सब लोग मानकर वहां पर से चले जाते हैं। और जब मार्क की टीम की हैकर शेपर्ड अपने घर के बाहर पहुंचती है, तो वहां पर उसे अपनी बहन मॉली दिखाई देती है, जो पूरी तरह से अय्याश किस्म की औरत थी और वो लॉस एंजलिस में मजे करने के लिए आई थी। तब शेपर्ड उसे लॉस एंजलिस से जल्दी निकलने को कहती है, क्योंकि वहाँ पर पल पल खतरा बना हुआ था। मगर मॉली उसकी बात को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और इतनी रात होने के बावजूद भी बाहर पार्टी करने के लिए चली जाती है। भाई साहब अब एक बात बताओ, ऐसी औरतों को बेल्ट से नहीं मारना चाहिए। फिर इसके थोड़ी देर बाद नेथन भी अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां से वो एक और बार एस्टपोव के पास कॉल करके उससे वॉल्चक के बारे में बताने को कहता है, जिसके बारे में बताने के लिए एस्टपोव इस बार एक बार में मान गया था, क्योंकि अब तक वॉशिंगटन के डेप्यूटी डायरेक्टर एस्टपोव की बुंड में डंडा कर चुके थे। खैर अभी एस्टपोव नेथन को थोड़ी देर बाद मिलने के लिए एक सुनसान गली में बुलाता है, मगर जब नेथन उस गली में पहुंचता है तो वहाँ मौजूद एस्टपोव की गाड़ी में कोई पहले ही एस्टपोव का गेम बजा चुका था, जो नेथन ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी अचानक वॉल्चक उसके सामने आकर उसके पेट में भी खंजर घूंपकर वहाँ पर से चला जाता है। जिसके वहाँ पर से जाने के बाद नेथन अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर मदद बुलाता है और किस्मत से उसके प्राण निकलने से पहले उसके साथी वहाँ पर पहुंचकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। अब इसकी अगली सुबह मार्क को अपने घर में ब्रेन ट्यूमर की वजह से सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, पर अभी जब उसे नेथन की हालत के बारे में पता चलता है तो वो अपनी परवाह किए बिना नेथन को देखने के लिए सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर उसके बाकी साथी भी मौजूद थे। मगर वहां मौजूद कोई भी डॉक्टर नेथन के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी किस्मत से एम्बर की नजर उसके एक बहुत ही पुराने दोस्त हुलियो के ऊपर पड़ती है, जो खुद भी वहाँ का डॉक्टर ही था, जिसे देखकर एम्बर उससे थोड़ी देर बात करने के बाद उससे नेथन के बारे में बताने के लिए कहती है। और हुलियो नेथन के बारे में पता करके बताता है कि रात तक नेथन की हालत बहुत ज्यादा
खराब थी, पर किस्मत से अभी वो खतरे से बाहर है, मगर उसको पूरी तरह से पहले जैसा करने के लिए उसकी एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। ये जानकर एम्बर हुलियो से नेथन को बचाने के लिए कहती है और खुद मार्क और अपने बाकी साथियों के साथ उस जगह पर आ जाती है जहाँ वोल्चेक ने एस्टोपाव को जान से मारने के बाद नेथन पर हमला करा था। वहाँ पर अभी लोकल पुलिस मौजूद थी, जिन्हें देखने के बाद एम्बर मार्क से उनका ध्यान भटकाने के लिए कहती है और जब मार्क ऑफिसर्स को गोपचे में ले जाता है तो एम्बर खुद एस्टोपाव की गाड़ी को चेक करती है, जिस दौरान उसे एक नीली रंग की फाइल मिल गई थी, जिसे अपने पास छुपाकर वो अपने साथियों के साथ अपने हेडक्वार्टर में वापस आ जाती है। तब उस फाइल को चेक करने पर सबको बिट्टू पासपोर्टिया नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जिसने अब तक वोल्चेक के लिए काफी सारे फेक पासपोर्ट बनाए थे और उसके पास वोल्चेक की काफी सारी जानकारी हो सकती थी। इसलिए बिना समय गवाए मार्क अपने साथियों के साथ उसकी दुकान पर पहुंचता है, जहां रिसेप्शन पर बैठी एक डुकरिया उन लोगों के अंदर जाते ही एक बटन को दबा देती है, जिससे बिट्टू पासपोर्टिया को पता चल गया था कि मामे उसे पकड़ने के लिए आ गए हैं। इसीलिए वो भागकर जल्दी से दुकान में बने एक सीक्रेट कमरे में चला जाता है और जब मार्क और उसके साथी उस कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इससे वो लोग परेशान होने लग गए थे, पर तभी अचानक मार्क की नजर जमीन पर बने अलमारी के निशान पर पड़ती है, जिसको देखकर वो समझ गया था कि पक्का अलमारी के पीछे कोई ना कोई खुफिया जगह है। इसीलिए वो खुद भी अलमारी को खिसकाता है, जिसके पीछे सच में एक खुफिया दरवाजा मौजूद था। उस दरवाजे के अंदर मौजूद सीढ़ियों की मदद से छत पर जाया जा सकता था। उन सीढ़ियों से मार्क और उसके साथी भी छत पर पहुंच जाते हैं, जहाँ की दहलीज से दूसरी बिल्डिंग पर जाते समय अचानक मार्क के सर में दर्द होने लग गया था और वो बस छत से नीचे ही गिरने वाला था कि वक्त रहते ल्यूक उसको पकड़कर एम्बर के पास छोड़ता है और खुद दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाने के बाद जैसे तैसे बिट्टू पासपोर्टिया को पकड़ ही लेता है। इसके बाद जब वो बिट्टू पासपोर्टिया को अपने हेडक्वार्टर में ले जाकर उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं तो बिट्टू पासपोर्टिया अपनी सजा कम करवाने के बदले में उन्हें वोल्चेक के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे अब एम्बर को वोल्चेक की एक और आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था, जिसमें वोल्चेक का नाम कार्ल नोवेक होता है। इसी बीच मार्क के ट्यूमर की वजह से उसके दिमाग में बम से फटने लग जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा इरिटेट होकर वो बाथरूम में जाके वहाँ पर रखी चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है, जिसके बारे में पता चलते ही एम्बर उसके पास आकर उसको जैसे तैसे संभालती है और हिम्मत रखने को कहती है। अब बाथरूम से बाहर आने के बाद उन्हें शेफर्ड बताती है कि नेथन की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है और उसे होश भी आ चुका है। ये बात सुनते ही मार्क और बाकी सब नेथन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ नेथन अपने कमरे में डॉक्टर से बहसबाजी कर रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि मेरा शहर खतरे में है और मैं यहाँ पर अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता। मगर डॉक्टर इस बात को जानती थी कि नेथन की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और ऐसी हालत में भागा-दौड़ी करने की वजह से उसके टांके टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए वो नेथन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उतने में ही शेफर्ड भी बाकी सारे लोगों के साथ वहाँ पर पहुंचकर नेथन को समझाती है कि आपको इस टाइम पर आराम करने की सख्त जरूरत है और हम सारे लोग आपके पीछे से सभी चीजों को अच्छे से संभाल रहे हैं। इसी बीच एम्बर एक बार वापस से हुलियो के पास जाकर उसे मार्क की सिचुएशन के बारे में बताती है, जो ब्रेन ट्यूमर के आखिरी स्टेज पर है और जल्दी ही उसकी मौत होने वाली है। उसके बारे में जानते ही हुलियो एम्बर को कुछ दवाइयों के बारे में बताता है, जो वैसे तो टेस्टिंग फेज में थी, मगर उससे ब्रेन ट्यूमर सही करने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। इसके बाद जब सारे के सारे लोग हेडक्वार्टर में वापस आ जाते हैं तो वहाँ पर शेफर्ड वोल्चेक के दूसरे नाम यानी कि कार्ल नोवेक नाम के बंदे की कंपनी के बारे में पता करने की कोशिश में लग जाती है और तब जाकर सबको वोल्चेक के एक और ठिकाने के बारे में पता चलता है, मगर वहाँ जाकर छानबीन करने के बाद भी उन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। क्या वहाँ पर से हेडक्वार्टर में वापस आने के बाद एम्बर मार्क को हुलियो का कार्ड देते हुए उसके पास जाने को कहती है और तभी वहाँ पर नेथन भी पहुंच जाता है, जो फिलहाल के लिए काफी ज्यादा बेटर फील कर रहा था और आते ही उसने शेफर्ड से अब तक की उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मांग ली थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जब सब लोग मीटिंग करते हैं तो उन्हें एक बहुत ही जरूरी बात याद आती है कि आज ही लॉस एंजलिस के अंदर एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, जहाँ लॉस एंजलिस की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन आएगी और ऐसे समय पर वोल्चेक का ये सारी हरकतें करना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। इसीलिए सब लोग समझ जाते हैं कि धमाका कहाँ पर होने वाला है। ये बात समझ जाते ही सब तुरंत ही उस इवेंट वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं और वहीं सच में वोल्चेक भी उस जगह पर अपने दोनों ट्रक लेकर पहुंच चुका था, जिसके अंदर मौजूद एक्सप्लोसिव मटेरियल की डेटोनेटर को वोल्चेक अपने फोन से कनेक्ट कर लेता है और ट्रक को लावारिस छोड़कर अपने सबसे भरोसेमंद साथी आंद्रे के साथ भीड़ में शामिल हो जाता है। थोड़ी ही देर में मार्क और उसके साथी भी दोनों ट्रक के पास पहुंचकर उन्हें चेक करने लग गए थे, जिस दौरान ट्रक के अंदर इतने सारे एक्सप्लोसिव मटेरियल को देखकर उनके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना एक्सप्लोसिव मटेरियल सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा था और अभी इसको फटने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उनके डेटोनेटर डिवाइस को उनके वायर से अलग कर दिया जाए, जिससे जब वोल्चेक ब्लास्ट करने की कोशिश करेगा तो डेटोनेटर आगे सिग्नल नहीं भेज पाएगा और ब्लास्ट नहीं होगा। तब ये काम करने में शेफर्ड और बेल लग जाते हैं, जबकि मार्क, ल्यूक और एम्बर भीड़ में वोल्चेक को ढूंढने की कोशिश में लग गए थे और तभी ल्यूक की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है और समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। दरअसल इस इवेंट में उसकी बीवी भी उसकी दोनों बेटियों को लेकर आ गई थी, जिन्हें ल्यूक किसी भी हालत में बचाना चाहता था। इसलिए वो तुरंत ही बंदूक निकालकर हवा में गोलियां चलाता है, जिससे अफरा तफरी में सभी लोग उस जगह को खाली करने में लग गए थे और अभी ल्यूक भी अपनी फैमिली को सेफली वहां पर से निकालने की कोशिश में लग गया था। मगर मार्क इस समय भी वोल्चेक को ढूंढ रहा होता है और तभी उसको वोल्चेक दिखाई भी दे जाता है, जो मार्क को देखकर खुद भी अपने फोन को निकालकर बॉम्ब को ब्लास्ट करने की कोशिश करने लग गया था। मगर अभी बॉम्ब को एक्टिवेट करने के काफी देर बाद भी कुछ भी नहीं होता।
असल में शेफर्ड और पेट डेटोनेटर को उखाड़कर उसे बॉम्ब से अलग करने में कामयाब हो गए थे। जो समझ आते ही वॉल्चेक वहाँ पर से भागने लगता है, जिस दौरान मार्क तो उसका पीछा कर ही रहा था और तभी वहाँ पर एम्बर भी आकर वॉल्चेक का पीछा करना शुरू कर देती है। तब वॉल्चेक अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग में चला जाता है, जहाँ उसने एक आदमी को शूट भी कर दिया था और तभी अचानक मार्क के सर में ब्रेन ट्यूमर की वजह से फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है और इस बार मार्क की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। तब एम्बर वॉल्चेक का पीछा करते हुए बिल्डिंग की छत पर जाने लग गई थी, जिस दौरान वॉल्चेक उसके ऊपर सीढ़ियों पर रखा काफी सारा सामान गिरा देता है। और वहीं दूसरी तरफ ल्यूक जब अपने परिवार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से उसके सामने आंद्रे पहुंच जाता है। उस समय पर आंद्रे ल्यूक को शूट करने ही वाला था, मगर उससे पहले ही ल्यूक ने उसको शूट करके उसका ही गेम बजा दिया था। इधर मार्क भी अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर खुद भी छत की तरफ जाने लग गया था, जहां सीढ़ियों पर मौजूद एम्बर उसे सही डायरेक्शन बताती है। लेकिन ऊपर जाने के बाद मार्क के सर में फिर से दर्द होने की वजह से वो साइड में जाकर छुप जाता है। इस समय पर छत के दूसरे कोने पर वॉल्चेक भी मौजूद था, जो छत से ही अपने एक्सप्लोजिव मटेरियल वाले ट्रक के फ्यूल टैंक के ऊपर गोलियां चला रहा होता है, ताकि ट्रक के ब्लास्ट होने के साथ साथ अंदर रखा एक्सप्लोजिव मटेरियल भी ब्लास्ट हो जाए। अब वैसे अगर अभी थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। उसी वजह से एम्बर जैसे तैसे मार्क के पास आकर उसे फोकस करने को कहती है और फाइनली मार्क वॉल्चेक का भेजा उड़ाकर उसे खत्म कर देता है। इस बारे में पता चलने पर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसके थोड़ी देर बाद ही ल्यूक शहर के अटॉर्नी जनरल के पास जाकर उसको भी गिरफ्तार करवा देता है, क्योंकि ल्यूक को वॉल्चेक के अकाउंट देखकर पता चला था कि अटॉर्नी जनरल शुरू से वॉल्चेक के साथ मिला हुआ था, जिसके बदले में वॉल्चेक से उसे मोटे पैसे मिले थे। आगे जब बाद में नेथन की सारी टीम हेडक्वार्टर में जमा होती है तो नेथन सबको भारी मन से बताता है कि अब उन लोगों का मिशन पूरा हो जाने की वजह से सभी ऑफिसर को अपने अपने पुराने डिपार्टमेंट में वापस जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि एक साथ काम करते हुए उनका बॉन्ड इतना ज्यादा गहरा हो चुका था कि अब वो लोग वापस नहीं जाना चाहते थे। मगर अभी कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और वहां पर से चले जाते हैं। इसके बाद नेथन भी आज बड़े दिनों बाद अपने घर में जल्दी जाता है, जहां उसकी बीवी ने उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए गले से लगा लिया था। अब वैसे इस मिशन की वजह से सभी लोगों की जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव आए थे, जैसे बेल और शेफर्ड के बीच में नजदीकियां थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। ल्यूक के ऑफिस में उसके सारे साथी उसका बहुत जोरों शोरों से स्वागत करते हैं और उसे प्रमोशन मिल जाता है। और सबसे जरूरी मार्क उसको एम्बर हुलियो के पास लेकर जाती है, जो अगले दिन से मार्क का इलाज शुरू करने वाला था, जिसकी वजह से मार्क थोड़ा सा टेंशन में भी था। पर अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहां पर उसको सपोर्ट करने के लिए नेथन के साथ उसके बाकी सारे साथी भी आए हुए थे। इससे मार्क काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए सबका शुक्रिया करता है और फिर अपना इलाज करवाने के लिए नर्स के साथ एक कमरे में चला जाता है। अब कहानी वहाँ पर से 10 महीने आगे आती है, जब नेथन एक बार वापस से अपने सभी नमूनों को एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए फिर से इकट्ठा करता है। इस वक्त तक मार्क भी अपने ब्रेन ट्यूमर से पूरी तरह से रिकवर कर चुका था, जो देखकर सभी लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती है। पर इस मिशन में उन लोगों का साथ देने के लिए अब तक एम्बर वहाँ पर नहीं पहुंची थी। इस पर नेथन मार्क के पूछने पर बताता है कि एम्बर फिलहाल के लिए किसी दूसरे मिशन पर लगी पड़ी है और शायद इस मिशन में वो हमारा साथ देने के लिए नहीं आएगी। इतना बोलने के बाद नेथन सबको रैन नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मिलवाता है, जो एक दिन पहले तक पुलिस डिपार्टमेंट में एक नॉर्मल सी डेस्क जॉब करा करता था, जहाँ पर उसका काम इमरजेंसी कॉल्स को मैनेज करना था। पर एक दिन पहले ही उसके पास पैट्रिशिया नाम की एक औरत की तरफ से वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी, जिससे रैन को पता चला था कि उस समय पर पैट्रिशिया एक कैबिन में थी, जहां पर उसे बहुत सारे हथियार और यूएस प्रेसिडेंट और गवर्नर की फोटो मिली थी। पर इससे पहले वो कुछ और बता पाती, उससे पहले ही उसके ऊपर किसी ने हमला करके उसको जान से मार दिया। इसके बाद रैन उसकी लोकेशन को ट्रैक करके जैसे तैसे उस कैबिन तक पहुंच गया था, जहाँ पर उसे पैट्रिशिया की लाश और एक बहुत ही अजीब भाषा में लिखी हुई किताब मिली और पैट्रिशिया की गर्दन पर बहुत ही बेरहमी से कुल्हाड़ी से वार करके उसकी जान ली गई थी, जिसे देखने और पैट्रिशिया की बातों को याद करने के बाद रायन इस बात को समझ गया कि जल्दी ही यूएस प्रेसिडेंट और यूएस गवर्नर के ऊपर भी हमला होने वाला है। इसी वजह से अब नेथन और उसकी टीम का काम यही था कि वो हमला होने से पहले ही हमलावर के बारे में पता करके उसको जैसे तैसे पकड़ ले। तब मार्क अपने बाकी सारे साथियों और रायन के साथ वापस से उसी कैबिन में जाता है, जहाँ पर जाने के थोड़ी ही देर बाद उसने कैबिन की जमीन पर मौजूद एक खुफिया दरवाजा ढूंढ लिया था, जिसके अंदर जाने पर मार्क और बाकी सारे एक टनल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही महंगी राइफल रखी हुई थी और सामने शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए कुछ डमीज थे, जिनके सर पे ऑलरेडी निशाना लगा हुआ था। उस राइफल और वहाँ के माहौल को देखने के बाद मार्क और उसके साथी समझ जाते हैं कि इस बार उनका पाला एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर से पड़ा है, जो कई किलोमीटर दूर से निशाना लगा के किसी की भी जान ले सकता है। अब हेडक्वार्टर में वापस आने के बाद जब सब लोग केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर एम्बर भी आ गई, जिसे असल में नेथन ने पहले ही बुला लिया था, पर वो बस मार्क को सरप्राइज देना चाहता था। उस दौरान मार्क एम्बर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और मीटिंग खत्म होने के बाद एम्बर को केस की सारी डिटेल्स बताता है। अब वैसे पास्ट में हुई चीजों की वजह से मार्क एम्बर को पसंद करने लग गया था, लेकिन अब तक एम्बर की तरफ से उसके पास कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया होता। वहीं दूसरी तरफ बेल अचानक से शेफर्ड के पास जाकर उसे उसकी बहन के बारे में एक बहुत ही खतरनाक चीज बताता है कि मॉली फिलहाल के लिए जिन लोगों के साथ रह रही थी, उसमें से 2 लड़के ड्रग डीलर थे और वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। ये बात सुनने के बाद शेफर्ड भी मॉली
मॉली के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है। लेकिन मॉली के साथ दिक्कत ये थी कि शेफर्ड के बहुत ज्यादा समझाने के बावजूद भी मॉली उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। अब इधर फिलहाल मार्क और एम्बर उस केबिन के मालिक के पास जा रहे थे, जो असल में एक सिंगापुर का बंदा टियो था। जहाँ जाते समय रास्ते में मार्क को एम्बर से बात करके पता चला कि एम्बर फिलहाल काफी महीनों से हुलियो के साथ रिलेशनशिप में थी और वो दोनों तब से एक ही घर में रह रहे थे। ये बात सुनने के बाद मार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में एम्बर को किसी और के साथ नहीं देखना चाहता था। पर फिलहाल के लिए हुलियो एम्बर को खुद भी बहुत ज्यादा पसंद था। खैर अभी जब वो लोग टियो के घर पर पहुंचकर उससे बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस केबिन में हमेशा से टियो ने काफी सारे किराएदारों को रखा है और फिलहाल के लिए भी उस केबिन में एक किराएदार ही रहता था। ये सुनने के बाद मार्क और एम्बर टियो से उन सभी किराएदारों की लिस्ट मांगते हैं, जिस पर पहले तो टियो उन सबकी लिस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी वहाँ पर अचानक टियो का साथी पहुंचकर कोई भी लिस्ट देने से मना कर देता है, क्योंकि किसी भी हालत में वो अपने किराएदारों की प्राइवेसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। इस बारे में मार्क और एम्बर जब जाकर नेथन को बताते हैं तो नेथन किराएदारों की लिस्ट निकलवाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाता है और उसी रात अपने साथ यूएस गवर्नर को लेकर टियो के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां पर गवर्नर ने साफ कह दिया था कि अगर तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मेरी या फिर प्रेसिडेंट में से किसी की भी जान जाती है तो उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार तुम ही होगे। ये बात सुनने के बाद टियो के साथी को भी लिस्ट देने के लिए मानना पड़ गया था। दूसरी तरफ रात के समय में हेडक्वार्टर से निकलते हुए मार्क अपने साथियों के साथ बार में जाकर थोड़ा सा एंजॉय करने का फैसला करता है, लेकिन हुलियो की वजह से एम्बर उनके साथ जाने से मना कर देती है और सीधा हुलियो के घर में पहुंच जाती है। जबकि मार्क और उसके साथी थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए बार में आ गए थे, जहां बातें करते हुए मार्क की नजर उसको लाइन दे रही एक लड़की के ऊपर पड़ती है, जो देखकर मार्क भी उसके साथ कमर तोड़ कुश्ती करने के लिए कमरे में चला जाता है। अब इसके अगले दिन मार्क और एम्बर वापस से टियो के ठिकाने पर जाकर उससे किराएदारों की लिस्ट को हासिल कर लेते हैं और बाद में सब कुछ अच्छे से स्टडी करने के बाद शेफर्ड को ट्रेवर नाम के एक बंदे के बारे में पता चलता है, जो फिलहाल के लिए उस केबिन में रहा करता था और शेफर्ड के हिसाब से केबिन में हुई घटनाओं के बारे में उसे पक्का पता होगा। तब ये बात जानते ही मार्क तुरंत ही अपने सभी साथियों के साथ ट्रेवर के घर की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ वो बाहर से ट्रेवर के घर को देख ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर ट्रेवर अपनी बाइक से पहुंच जाता है और जैसे ही उसकी नजर मार्क और मार्क के साथियों के ऊपर पड़ती है तो वो पूरी रफ्तार से अपनी बाइक को घुमाते हुए वहाँ पर से भागने की कोशिश करने लग जाता है। ये देखने के बाद मार्क और उसके साथी ट्रेवर का पीछा करने लग गए थे, मगर ट्रेवर बाइक चलाने में बहुत ज्यादा माहिर था और अभी जैसे तैसे वो उन लोगों के हाथों से निकल ही जाता है। तो ट्रेवर के बारे में और ज्यादा जानकारी निकालने के लिए शेफर्ड और पेल ट्रेवर की एक्स वाइफ के घर पर जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो ट्रेवर की वाइफ से ट्रेवर के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने लग गए थे, मगर ट्रेवर की वाइफ किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रही थी। इसी वजह से शेफर्ड और बेल को उसके ऊपर भी शक हो जाता है और तब शेफर्ड तुरंत ही उसकी वाइफ को पकड़ती है, जिसके बाद जब बेल उसके बैकयार्ड में जाकर चेक करता है तो वहाँ पर ट्रेवर की बाइक भी खड़ी हुई थी। अभी ट्रेवर वहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा था, पर तब बेल जैसे तैसे उसको पकड़कर काबू में करते हुए अपने साथ अपने हेडक्वार्टर में लेकर आ जाता है। वहाँ के इंटेरोगेशन रूम में मार्क और एम्बर उसके पास आकर उससे पूछताछ करने लग जाते हैं, जिस दौरान शुरुआत में तो ट्रेवर उनसे फालतू की बातें कर रहा था, पर जैसे ही मार्क उसको लंबे समय तक जेल में डालने की धमकी देता है तो ट्रेवर उसको बताता है कि असल में मैं ट्रक बेचने का काम करता हूँ और उसी वजह से मैं तुम्हें देखकर भागने लग गया था। ये बात सुनने के बाद मार्क उसको बताता है कि असल में वो उससे उसके धंधे के बारे में नहीं बल्कि उस केबिन के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ट्रेवर को सच में उस केबिन के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं था, क्योंकि किसी अनजान आदमी ने उस केबिन को उसकी आईडी पर रेंट पर लिया हुआ था, जिसके बदले में हर महीने ट्रेवर को $500 मिला करते थे। उस बंदे से ट्रेवर की बातें सिर्फ ऑनलाइन हुआ करती थी। जो बात जानने के बाद शेफर्ड तुरंत ही ट्रेवर के लैपटॉप को अनलॉक करते हुए उसमें मौजूद सभी चैट्स को देखना शुरू कर देती है और तब उसको कुछ अजीब सी भाषा के ब्लूप्रिंट भी दिखाई देते हैं, जिसको थोड़ा सा डिकोड करने के बाद उस बुक को पढ़ा जा सकता था, जो रैन के केबिन में जाने पर उसको सबसे पहले मिली थी। तब सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद सबको ये बात तो समझ आ गई थी कि वो किलर खुद से चाहता है कि पुलिस वाले उसके पीछे आए, मगर क्यों? ये सवाल सबके दिमाग में अभी भी लगातार घूम रहा था। कैबी शेफर्ड उस बुक को डिकोड करने की कोशिश में लग जाती है और उसे पता चलता है कि उस बुक में अलग अलग अखबारों, रेडियो शो और मैगजीन्स की कई सारी स्टेटमेंट्स थी, पर उन्हें देखकर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो किलर उन्हें क्या बताना चाहता है। दूसरी तरफ जब गवर्नर की सेक्रेटरी ऑफिस जाने से पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है तो अचानक एक गोली हवा को चीरते हुए उसके भेजे में आकर घुस जाती है, जिससे वहीं पर उसका राम नाम सत्य हो जाता है। इस बारे में नेथन को पता चलने पर नेथन मार्क, ल्यूक, बेल और एम्बर को तुरंत ही घटनास्थल पर जाने को कहता है, जहाँ जाने पर एक डिटेक्टिव और पुलिस वालों से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि किलर ने थोड़ा दूर मौजूद एक पहाड़ी एरिया से निशाना लगाकर सेक्रेटरी को जान से मारा था, पर उसने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़े हैं। तब उस समय की सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद सबको पता चलता है कि सेक्रेटरी की मौत के बाद एक आदमी उसकी गाड़ी के पास आकर गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहा था, मगर उसने गाड़ी में क्या करा इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था, पर सबको ये बात तो पता चल गई थी कि सेक्रेटरी को जान से मारने वाला इंसान वही है। दूसरी तरफ नेथन भी रैन के साथ सेक्रेटरी के ऑफिस में जाकर वहाँ पर कारा नाम की एक औरत से बात करता है और उसे पता चलता है कि फिलहाल के लिए सेक्रेटरी गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए एक फंड रेजिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई थी, जिसमें प्रेसिडेंट खुद भी आने वाले थे और इस बारे में सेक्रेटरी के अलावा सिर्फ गवर्नर को पता था।
इधर शेफर्ड के हेडक्वार्टर के बाहर मॉली अचानक से आकर शेफर्ड को नीचे मिलने के लिए बुलाती है और शेफर्ड के उससे मिलने पर मॉली उससे वादा करती है कि आगे से वो शेफर्ड की सारी बातों को मानेगी और शेफर्ड के साथ ही रहकर खुद को सुधारने की कोशिश भी करेगी। हालांकि अभी शेफर्ड को ये बात तो समझ में नहीं आती कि मॉली के साथ क्या हुआ है, पर फिलहाल के लिए वो मॉली की बातों को जानने के बाद उसे रात में उसके घर पर आने को कहती है। इधर नेथन फिलहाल के लिए रायन के साथ गवर्नर के पास आकर उसे फंड रेजिंग इवेंट को फिलहाल के लिए स्टॉप करने के लिए बोलने लग गया था, क्योंकि उसी इवेंट के दौरान गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों की ही जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। पर क्योंकि उसी इवेंट के दौरान प्रेसिडेंट गवर्नर को नया प्रेसिडेंट बनाने के लिए नॉमिनेट करने वाला था, इसीलिए इवेंट को कैंसिल करने की जगह गवर्नर नेथन से इवेंट के होने से पहले ही किलर को ढूंढने के लिए कहता है। इसी बीच बेल के पास पेट्रोल पंप पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, जो बेल को सीसीटीवी में मौजूद एक बहुत ही अहम जानकारी देने के लिए अपने घर पर बुलाता है। और बेल के उस पुलिस वाले के घर में जाकर पुलिस वाले से बात करके बेल को पता चलता है कि असल में वो किलर जब सेक्रेटरी की गाड़ी के पास आया था तो उसने गाड़ी में कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, बल्कि गाड़ी के अंदर कुछ रखा था। इस बारे में पुलिस वाले के घर से बाहर आते हुए बेल तुरंत ही कॉल करके ल्यूक को भी बता देता है। इधर आज का काम खत्म करने के बाद घर जाते समय मार्क एक बार वापस से एम्बर से बार में चलने के लिए पूछता है, मगर आज भी एम्बर हुलियो की वजह से काम का बहाना बनाकर हुलियो के घर में वापस चली जाती है। इधर जब शेफर्ड रात में अपने घर में पहुंचकर मॉली को वहां पर देखती है तो वो खुशी से उससे बातें करने लग जाती है और अभी मॉली की बातों से भी साफ झलक रहा था कि वो अपनी लाइफ को सच में सुधारना चाहती है। अब इसकी अगली सुबह ल्यूक सेक्रेटरी की गाड़ी में जाकर वहाँ पर चेक करने की कोशिश करने लग जाता है कि उस किलर ने उस गाड़ी के अंदर क्या छुपाया था। और तब ल्यूक के हाथ में एक पोस्टर का फटा हुआ छोटा सा टुकड़ा लगता है जिसपे कुछ अजीब से सिंबल और अजीब से वर्ड्स बने हुए थे। उस पर्ची के बारे में जब ल्यूक वापस आकर बाकी सबको बताता है तो शेफर्ड उस पर्ची पर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद बताती है कि असल में वो पर्ची एक बार के पोस्टर में से फाड़ी गई थी और शायद किलर चाहता है कि वो लोग उससे मिलने के लिए उस बार में जाएं। अब वैसे उस बार के अंदर सिर्फ गैंगस्टर का आना जाना था, उसी वजह से मार्क और उसके साथियों का वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं होता, मगर किस्मत से एम्बर के वहाँ पर थोड़े बहुत लिंक्स थे, उसी वजह से वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो जाती है। वहाँ पर जाने के बाद उनकी मुलाकात माइक नाम के एक आदमी से होती है जो उनसे पूछने लग गया था कि क्या तुम लोग पुलिस वाले हो। इस पर शुरुआत में तो एम्बर मना करती है, पर बाद में माइक उन्हें बताता है कि एक आदमी ने उसे पुलिस वालों को एक लिफाफा पकड़ाने के लिए $1000 दिए हैं, पर उस लिफाफे के अंदर क्या है वो एम्बर को उसकी असली आइडेंटिटी बताने के बाद ही पता चलेगा। इसी बीच अचानक से मार्क की नजर पार में ही मौजूद एक आदमी के ऊपर पड़ती है जो उसके और उसके साथियों की वीडियो बना रहा था, जिसे देखने के बाद मार्क उसका पीछा करना शुरू कर देता है, मगर जैसे तैसे वो आदमी बाहर से भागने में कामयाब हो गया था। ये सारी चीजें देखने के बाद मार्क और उसके साथियों को ये बात समझने में देर नहीं लगती कि असल में उस किलर ने जानबूझकर उनको वहाँ पर बुलाया था ताकि वो मार्क और उसके साथियों की शक्ल को देख सके। इसी वजह से अब एम्बर भी वापस से माइक के पास जाकर उसे अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में बता देती है और उससे किलर के लेटर को लेने के बाद उसे पढ़ने लग जाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे रोकने का एकमात्र तरीका सिर्फ यही है कि मुझे जान से मार दिया जाए। इस चीज को देखने के बाद सब लोग दंग रह जाते हैं और फिलहाल जब रात में मार्क अपने घर पर जाता है तो वहाँ पर उससे एक फीमेल पुलिस ऑफिसर मिलने के लिए आती है जो मार्क के साथ बिना किसी कमिटमेंट के काफी लंबे समय से फिजिकल रिलेशन में थी। तो मार्क भी उसको अपने घर में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है और इसकी अगली सुबह जब एम्बर सोकर उठती है तो कहीं ना कहीं उसकी शक्ल देखकर ये बात समझ में आ रही थी कि वो हुलियो के साथ रहकर बोर हो चुकी है, क्योंकि हुलियो के डॉक्टर होने की वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करा करता था, जबकि एम्बर को तो अपनी लाइफ में शुरू से एडवेंचर चाहिए था। इधर शेफर्ड के घर में भी 4 दिन के चांदने के बाद फिर से अंधेरी रात आ जाती है, क्योंकि मॉली फिर से अपनी पुरानी हरकतों को शुरू कर चुकी थी और आज भी अपने बॉयफ्रेंड तात्या बिच्छू के साथ नशे की हालत में शेफर्ड के घर में आ जाती है, जो देखने के बाद शेफर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तात्या बिच्छू को वहाँ पर से भगाने के बाद मॉली को सुनाना शुरू कर देती है। पर फिलहाल के लिए मॉली उसकी कोई भी बात ना सुनकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शेफर्ड भी वहाँ पर से सीधा अपने हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है, जहाँ पर आज की मीटिंग के दौरान शेफर्ड सबको एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के बारे में बताती है, जिससे कहीं ना कहीं वो किलर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था और उसकी किताब में भी रेडियो ब्रॉडकास्ट के बहुत सारे सेंटेंस मौजूद थे। इस बात को जानने के बाद मार्क और एम्बर तुरंत ही उस ब्रॉडकास्ट करने वाले बंदे टैंडी के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद मार्क उससे बात करते हुए उसके गुस्सेल डाई हार्ड फैंस के बारे में पूछने लग गया था, जो सुनने के बाद रैंडी मार्क को ऐसे ही लोगों की एक लिस्ट देता है जो एक कंपनी के द्वारा उसके लिए तैयार करी गई थी। इसके बाद जब वो लोग इस लिस्ट को लेकर अपने हेडक्वार्टर में वापस पहुंचते हैं तो ल्यूक मार्क को अपने कुछ साथियों के पास लेकर जाता है, जिन्होंने कुछ समय पहले ही एक आदमी के घर पर छापा मारा था, जहां पर से उन्हें काफी सारी महंगी महंगी स्नाइपर बरामद हुई थी, लेकिन वो बंदा किसी तरह से वहां से बचकर निकल गया था और उस बंदे का नाम ड्रैगनर ईगन था। हालांकि मार्क अभी इस बारे में किसी और को नहीं बताता, क्योंकि अभी उसे इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि ड्रैगनर ही वो किलर है। फिर इसके बाद जब वो हेडक्वार्टर में वापस आकर अपने लिए कॉफी बना रहा था तभी एम्बर भी वहां पर पहुंच जाती है, जिससे उदास देखकर मार्क उसे वापस से समझाने की कोशिश करता है कि वो कभी भी हुलियो जैसे बंदे के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि एम्बर को खुद भी कहीं ना कहीं मार्क जैसे बंदे ही पसंद है। हालांकि ये बात तो सच्चाई थी, मगर एम्बर मार्क को कुछ भी ना कहकर वहां पर से अंदर चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद जब एम्बर के पास हुलियो का कॉल आता है तो मार्क के उसके सामने होने की वजह से वो कॉल को काट देती है।
दूसरी तरफ नेथन और रायन गवर्नर के घर पर आए हुए थे, जहाँ पर थोड़े ही दिनों बाद फंड रेजिंग इवेंट होने वाला था। इसीलिए अभी वो लोग उस जगह की सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं और गवर्नर फिर से नेथन को जल्दी से जल्दी उस किलर के बारे में पता करने को कहता है। तभी अचानक नेथन को एक कॉल से पता चलता है कि एक पार्क में एक गाड़ी चल रही है और कहीं ना कहीं वो गाड़ी उसके केस से रिलेटेड है। इस बारे में सुनते ही नेथन अपने बाकी सारे साथियों के साथ तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ गाड़ी को सही से देखने पर मार्क को पता चला था कि वो गाड़ी उसी किलर की है, क्योंकि किलर की बुक पर बना हुआ सिंबल उस गाड़ी के ऊपर भी बना हुआ था। अब इसके बाद गार्ड से बात करने के बाद नेथन और बाकी सबके तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में उस बंदे ने पार्क में एंटर करने के लिए अपनी FBI की आईडी को दिखाया था, जिसका मतलब कि वो किलर FBI के ऑफिसर्स में से एक है। हालांकि फिलहाल के लिए नेथन और बाकी सबको उस बंदे के बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं चलती और रात होने पर सब लोग अपने घर पर जाकर सो जाते हैं। इसके अगले दिन जब एम्बर हुलियो से बात करने के बाद अपने काम पर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है, तभी अचानक से AC वाली जगह से उसकी गाड़ी में बेहोशी वाला धुआं बढ़ने लगता है और उसके तुरंत बाद किलर एम्बर की गाड़ी में आकर उसको किडनैप करके अपने साथ कहीं पर ले जाने लग गया था। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में सब लोग एम्बर के लेट होने की वजह से परेशान हो रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें लुइस नाम के एक FBI ऑफिसर के बारे में पता चलता है, जिसके नाम पर ही चलने वाली गाड़ी रजिस्टर्ड थी और इसके अलावा मार्क और ल्यूक के दोस्तों के हाथ में जो भी स्नाइपर्स लगी थी वो सब भी लुइस की ही थी। इस बारे में पता चलते ही मार्क तुरंत ही अपने साथियों के साथ लुइस के घर में जाकर उसे नहाते हुए गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन लुइस असल में किलर नहीं था और लुइस बार बार यही कह रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। वहीं वो किलर अब तक एम्बर को अपने साथ एक खाली मैदान में लेकर आ जाता है, जहां वो अचानक से एम्बर को डराकर खाली मैदान में भागने को कहता है और खुद पीछे से उस पर स्नाइपर तान कर खड़ा हो जाता है। दरअसल वो किलर पहले लुइस के लिए ही काम करा करता था और लुइस उसे अपने सीक्रेट मिशन में लोगों को मारने के टास्क दिया करता था, पर एक दिन किलर लुइस को बिना कोई रीजन दिए उसके साथ काम करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से लुइस किलर से एक रेस्टोरेंट में मिलकर वापस से उसे ज्वाइन करने को कहता है, मगर किलर उसको इस बार भी मना करके अपने घर में आ जाता है। अपने घर में किलर अपनी बीवी और अपनी बीवी के पसंदीदा कुत्ते के साथ रहा करता था और उसने लुइस के साथ काम करने से मना इसी वजह से करा था क्योंकि लुइस का किलर की बीवी के साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा था। उसी अफेयर को आगे बढ़ाने के लिए लुइस किलर को हर बार लोगों को मारने के लिए भेजकर खुद उसकी बीवी के साथ गुरछाटे उड़ाया करता था। हालांकि इस बारे में किलर को फिलहाल के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं होती, इसीलिए अभी वो अपनी बीवी से नॉर्मली बात करने के बाद हंटिंग का बहाना बनाकर अपने घर से चला जाता है और थोड़ी देर बाद दबे पांव अपने घर में वापस आता है, जिस दौरान उसकी बीवी लुइस के साथ अपने कमरे में कमर तोड़ कुश्ती कर रही थी। इससे गुस्से में आकर किलर अपनी पत्नी के पसंदीदा कुत्ते को एक पिंजरे में डालकर उसे खाली मैदान में लेकर जाता है, जहाँ वो कुत्ते को डराकर खाली मैदान में भागने पर मजबूर करता है और उसके भागने पर उसे पीछे से शूट करके खत्म कर देता है। हालांकि अभी किलर की बीवी को इस बारे में पता नहीं चला था कि किलर को उसका लुइस के साथ अफेयर होने के बारे में पता चल चुका है, पर लुइस की उसी हरकत की वजह से बदला लेने के लिए किलर ने उसे इस तरह से फंसाया था कि प्रेजेंट टाइम में लुइस का जेल से बाहर निकलना एकदम नामुमकिन हो गया था। अब फिलहाल के लिए किलर के निशाने पर एम्बर थी, जिसके हुलियो को छोड़ने के प्लान के बारे में शायद किलर को पता चल गया होगा और उसी वजह से वो शायद उसे मारने के लिए लाया है। अब वैसे किलर का लुइस से बदला लेना तो समझ में आता है, पर उसके गवर्नर और प्रेसिडेंट से क्या दुश्मनी है और उसने गवर्नर की सेक्रेटरी को जान से क्यों मारा और वो असल में क्या चाहता है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि अभी वो एम्बर के ऊपर गोली चलाएगा या फिर नहीं। माफ करना, इन सभी चीजों के बारे में हमें अभी पता नहीं चलता, क्योंकि इस सीरीज का ये सीजन इसी मोड पर खत्म हो जाता है, पर इसका सेकंड सीजन जब भी आएगा तब मैं उसे अपने चैनल पर लेकर जरूर आऊंगा। अब वैसे ये कहानी तो बीच में ही छूट गई, मगर चैनल पर एक ऐसी कहानी भी है जिसमें बॉर्डर पर खड़े रहकर देश की रक्षा करने वाला कमांडो अचानक से एक दिन मार्ग्रेव गांव में आकर ऐसी उत्पात मचाता है जिसे पूरा मार्ग्रेव गांव कभी भी नहीं भूल सकता। वो कहानी है टीचर की, जिसे उसके भाई ने मार्ग्रेव गांव में बुलाया था, क्योंकि अचानक गांव में रोज रात लोगों के बेरहमी से कत्ल होने लगे थे और टीचर के भाई को उम्मीद थी कि उस कातिल तक सिर्फ टीचर ही पहुंच सकता है। लेकिन टीचर के गांव में आते ही पुलिस वालों ने उसे ही कातिल समझकर जेल में डाल दिया और इस बीच उस कातिल ने टीचर के भाई को जान से मारकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि टीचर अब उसे ढूंढने के लिए ना जाने लोगों को कहां से ढूंढकर किस किस तरह से मारेगा और टीचर की यही ब्रुटैलिटी आप लोगों को उसका दीवाना कर देगी। तो टीचर की कहानी जानने के लिए राइट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर जल्दी क्लिक करें। बाकी तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।